एक बात को समझना है कि हठ योग में मैक्सिमम जितने भी क्रियाएं बताई गई वो ज्यादातर कर्मेंद्रियों पर बेस्ड है। कर्मेंद्रियों का मतलब है आपकी 5 कर्मेंद्रियां, जिसमें हाथ, पैर, गुदाद्वार और मूत्रेंद्रिय और बोलना, ठीक, ये 5 इंद्रियां जो कर्मेंद्रियां हैं, इस पर मैक्सिमम एक्सरसाइजेस दी गई। जितने भी आसन कराए गए या आसन बताए गए वो मैक्सिमम इसी को स्वस्थ करने के या इसके माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड या जितने भी नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने की बात की गई वो इससे। हठ योग में थोड़ा सा आगे भी बढ़ा गया, जिसमें ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कराया गया। किंतु समस्या क्या थी, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, समस्या क्या थी कि जैसे आप कर्मेंद्रियों का अभ्यास कराते हो, उन लोगों ने वैसे ही ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कराना शुरू कर दिया। अब जैसे आप मान लो मसल्स की एक्टिविटी कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, ठीक है, सूर्य नमस्कार मसल्स की एक्टिविटी है, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, सूर्य नाड़ी की एक्टिविटी है ना। अब यदि आपको ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कराना हो, जिसमें एक लेंगे आंख का और एक जीभ का लेंगे। अब देखो जरा, आंख में बताया गया कि एक बिंदु पर देखते रहो, या कोई जलती हुई मोमबत्ती पर देखो, है ना, लौ पर देखो। अब देखो, हठ योग करने वाले अपने स्वभाव के अनुरूप कैसे ज्ञान योग की एक्सरसाइज करें। अब ज्ञानेंद्रियों का एक्सरसाइज, तो ज्ञान इंद्रियों में आंख एक जगह पर एकाग्र हो गई। अब उन्होंने इतना तनाव देना शुरू कर दिया कि आंसू निकलने लगे या पानी निकलने लगा। ये कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज है या कुछ ऐसा ही अभ्यास है जैसे आप कर्मेंद्रियों के अभ्यास से पसीने छोड़ते हो, वैसे ही आप अपनी आंखों का अभ्यास करके पसीने निकाल रहे हो। क्यों? आंखों से हंस करके पसीने निकल सकते हैं, या आंसू निकल जाए, या रो करके निकल जाए तो समझ में आता है। किंतु एक्सरसाइज करके आंखों पर तनाव देके या आंखों की मांसपेशियों में तनाव दे करके आप आंसू निकालें, ये बहुत हद तक उचित नहीं होता, ऐसा मेरा अनुभव है। अब गुरुओं का क्या अनुभव रहा होगा वो मुझे नहीं पता। अब मान लो जिह्वा पे आ जाओ, तो जीभ को पहले पलट करके पीछे ले जाते थे और यहाँ इस हिस्से को काटा करते थे। आप विश्वास मानो, जैसे आप कर्मेंद्रियों पर बहुत हठ करते हो, बहुत जोर जबरदस्ती करते हो, बहुत दबाव देते हो, यदि आप अपने जीभ जैसे हिस्से को, आंख जैसे हिस्से को, कान जैसे हिस्से को, नाक जैसे हिस्से को बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे, काटाकुटी करोगे, तो क्या हो, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने के चांसेस है। कुछ ऐसे ही जैसे कर्मेंद्रियों में भी मूत्र मार्ग से दूध को अंदर खींचना, जबकि स्वाभाविक रूप में प्रकृति ने क्या दिया है, मूत्र मार्ग से कोई भी चीज बाहर ही जाए, अंदर न ली जाए। अब यदि उसी परंपरा को देखो कि हम उल्टी क्रिया कर रहे हैं मूत्र मार्ग से कंट्रोल सीखने के लिए, ऐसा कुछ मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, पर अल्टीमेटली उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, हमारे गुरुओं का उद्देश्य ये था कि हम नियंत्रण सीखें कर्मेंद्रियों पर। तो हाथ और पैर पे तो
सामान्यतः नियंत्रण हम कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अभ्यास करा ही रहे होते हैं, दिनचर्या का अभ्यास होता है। पर मूत्र इंद्री और गुदा द्वार पर सामान्य लोगों का मूवमेंट नियंत्रण नहीं होता। तो उस पे नियंत्रण हासिल करने के लिए हम कुछ अभ्यास करते हैं जो सीमित तौर पर ठीक है। किंतु अब हम दूध नीचे से ऊपर उठाने लगे, अपने ब्लैडर में भरने लगे, तो ये इस तरह की हठ योग की प्रक्रिया संभवतः उस समय के अनुरूप ठीक रहा होगा। किंतु मेरा अपना मानना है कि आज के समय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप हठ योग इसलिए कर रहे होते हैं कि कर्मेंद्रियां को आप तनाव दे करके शिथिल कर दो, शिथिलता पर विजय हासिल करो। शिथिलता पर जब आप विजय हासिल करते हो तभी नियंत्रण होता है। टाइट करके कभी नियंत्रण हासिल नहीं कर सकते, आपको डिस्कम्फर्ट होगा। जैसे यदि आपके पूरे शरीर को मैं कस के बांध दूं रस्सियों से, तो टाइट हो जाएगी बॉडी, तो आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे। क्यों? क्योंकि कसी हुई है बॉडी। कुछ वैसे ही जो बहुत जिम जाते हैं, बहुत टाइट कर दिया है मसल को, अपनी बॉडी की मसल को बहुत टाइट कर दिया एक्सरसाइज कर करके, उनको भी डिस्कम्फर्ट फील होता है अपनी बॉडी से। ये जरूर है कि वो उनको लगता है कि ये फिटनेस है, पर नहीं, क्योंकि बॉडी एक्सेसिवली टाइट है, मसल्स एक्सेसिवली बहुत टाइट हैं, और आप उस टाइटनेस को फील कर रहे हो। जैसे ही आप उस टाइटनेस को फील करने लगते हो, वैसे ही आप डिस्कम्फर्ट मोड पे चले जाते हो। तो मेरा कहने का बेसिक मतलब है कि हठ योग में कर्मेंद्रियों की शिथिलता पर फोकस करते हैं, और हठ योग में यदि उसी तरह ज्ञानेंद्रियों पर भी करो शिथिलता, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आंखों को ढीला करना सीखो, जबड़े को ढीला करना सीखो, जिह्वा को ढीला करना सीखो। जैसे कर्मेंद्रियों के साथ आप बर्ताव कर रहे हो, वैसे ही ज्ञानेंद्रियों के भी साथ करो। तो जो मैं करवाता हूँ, बहुत सारी डिजीजेस इसके द्वारा ठीक कर देता हूँ। जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित डिजीजेस होती हैं, या रोग होते हैं, या डिस्कम्फर्ट होते हैं। रोग में ये नहीं कि कैंसर के चरम पे पहुंच जाओ और मेरे पास आ जाओ। जैसे बहुत सारे लोग का मुंह नहीं खुल रहा होता है कैंसर के शुरुआती दौर में, तो वो सब ठीक हो जाता है, मुंह खुलने लगता है। कैंसर ठीक होने की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मुंह खुलने लगता है, जीभ की मूवमेंट होने लगती है, खाना इजीली खाने लगते हो, ये सब कुछ बहुत आसानी से हो सकता है ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास से। किंतु ये हठ योग का अभ्यास है, ये हठ योग की फिलॉसफी मैंने ज्ञानेंद्रियों पर लागू किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्मेंद्रियों पर लागू करता हूं। पर एक और सावधानी रखनी है, ये अंतिम मार्ग नहीं, ये बहुत शुरुआती लेवल की अब प्रैक्टिस है, ये बहुत शुरुआती लेवल का अभ्यास है। इसके बाद हम ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। समझ गए? ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास तो कर्मेंद्रियों के तलवार से तो कर नहीं सकते। जैसे आप कर्मेंद्रियों का अभ्यास करते हो, बिल्कुल वैसे ही उसी फिलॉसफी से आप यदि कर्मेंद्रियों का अभ्यास कर रहे हो, तो बहुत तार्किक नहीं है। प्रारंभ में अच्छा है, रिलैक्सेशन फील करता है, बहुत सारे डिस्कम्फर्ट दूर हो जाते हैं। प्रारंभिक यही प्रक्रिया से ना मैक्सिमम डिजीजेस, चाहे वो मस्तिष्क से संबंधित, मानसिक
जैसे नींद ना आना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसी हठ योग की ही पद्धति जब मैं ज्ञान योग पर लागू कर देता हूँ तो ठीक हो जाता है। किंतु जब इससे एडवांस लेवल पर आप बढ़ते हो तो ज्ञान इंद्रिय का मतलब ही है ज्ञान से इन्फ्लुएंस होना, हठ योग से इन्फ्लुएंस होना नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रिय का मतलब ज्ञान से इन्फ्लुएंस होना। तो जब आप कोई नॉलेज, जब आप अंडरस्टैंड करके अपने इन आंखों को रिलैक्स करते हो, जीव को ढीला करते हो। अब जैसे एक एग्जांपल दें, मैं जीव को हठ योग के माध्यम से ढीला करूं, हठ योग की फिलॉसफी पर मैंने पलटा जीव, दुहा उसको, नमक लगा के रगड़ा, है ना, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। मैं अपनी जीभ पर केवल खाना रखूं, स्वाद का स्पैन लंबा कर दूं, मैक्सिमम कर दूं, जीभ के छोटे छोटे माइक्रो लेवल के सेल, स्वाद इंद्रियां तो ढीली और लूज हो ही जाएंगी, पूरी जीभ से लेकर के और यहाँ तक का हिस्सा 100% लूज और रिलैक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हठ योग की टेक्निक नहीं, हठ योग की फिलॉसफी ज्ञानेंद्रिय जीव पर नहीं लागू कर रहे हो आप, यहाँ पर ज्ञान का, ज्ञान योग की फिलॉसफी यूज कर रहे हो कि जीव का मूल स्वभाव स्वाद लेना है, उस स्वभाव को और डीप अनुभव कराओ। मन जब, खेल तो मन ही का है, आप अपने मन के माध्यम से जीव के ऊपर भोजन रखते हो, भोजन रख करके जितना अधिक से अधिक स्वाद लेते हो, उससे जीभ अपने आप रिलैक्स हो जाती है, और जीभ रिलैक्स होने का मतलब मस्तिष्क के वे सभी तंतुएं जो रसों को छोड़ती हैं और जिनका स्टमक से, जिनका लिवर से जैसे जैसे संबंध होगा, अब विज्ञान तो मुझे आता नहीं, जैसे जैसे संबंध होगा अपने आप तारतम्य बिठा लेंगे। किंतु यदि इसी के उलट हठ योग की बात करूं, हठ योग में जो रगड़ते हो आप, जीभ निकाल करके लंबी करते हो, इससे मस्तिष्क को पता ही नहीं चलता कि कर क्या रहे हो आप। इससे मस्तिष्क को क्या पता चलेगा, कौन सा हार्मोन्स निकालेगा, हार्मोन्स की कौन सी सिक्रेशन होगी? वो इसलिए क्योंकि आप हठ योग की फिलॉसफी जो हाथ पैर को मरदते हो, पेन करते हो, दबाते हो, खींचते हो, वही फिलॉसफिकल टेक्निक जीभ पे लागू कर रहे हैं, आंख पे लागू कर रहे हैं। तो आपके अंदर वो उन ग्रंथियों को, ग्रंथियों का मतलब जो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाएगा। तो ज्ञान इंद्रियों को जब उन इंद्रियों के माध्यम से, उनके स्वभाव के माध्यम से यदि उन तत्वों को दोगे और मन उसको अनुभव करेगा, तो वो ग्रंथियां अपने आप एक्टिव हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी, और जितना आवश्यक है उतना ही सक्रिय होंगे, बाद में नहीं दोगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, सुसुप्त हो जाएंगी, फिर सक्रिय हो जाएंगी, फिर रेस्ट ले लेंगी, फिर सक्रिय हो जाएंगी। ठीक है, तो यदि हम स्टेप बाय स्टेप चले तो परफेक्ट हेल्थ ले सकते हैं, जो मैं अपने प्रोग्राम में हर 2-3 महीने पे चेंज करता हूं। और केवल हमारा डिजीज तक लक्ष्य नहीं है कि डिजीज को खत्म कर दो, हमारा लक्ष्य है कि हम 10 इंद्रियों से पहले मुक्त हो जाएं, ढीला कर दें, उनसे सेपरेशन हो जाए,
कि वे खुद करने लगे। और 11वीं इंद्रिय मन है। जब ये 10 इंद्रिय ढीली हो गई तो मन ही तो उसे ढीला करेगा। तो इसका मतलब मन तैयार हो गया अपने आप को खत्म करने के लिए, अपने आप को समाप्त करने के लिए। और ये समापन मन की सर्वोत्तम खोज है। इस ह्यूमैनिटी में, मनुष्य की इस खोज में, मन का समापन, मन का समाप्त होना सबसे बड़ा खोज है। और बाहर की खोज तो छोड़ो, वो तो है ही है भाई, वो तो विज्ञान की खोज है। आध्यात्म में ये सबसे बड़ी खोज है। करेक्ट।